जय हिंद, नमस्ते। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। प्यारे साथियों, अगर आप पीएनएसटी और एएनएम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के जो है 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका टॉपिक है पादप जगत का वर्गीकरण। जी हाँ, टॉपिक है पादप जगत का वर्गीकरण। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन पादप जगत के वर्गीकरण से करेंगे हम लोग और आप लोगों के सिलेबस के अनुसार करेंगे। ओके गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो तो कर लीजिएगा। पीएनएसटी के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है आप लोगों की यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है गाइस। चलिए पहला क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। ओके, तो देखिए उत्तर देने की साथ में कोशिश कीजिएगा आप लोग। बढ़ते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? जी हाँ, तो निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? एंगलर को, अरस्तु को, लिनियस को या थियोफ्रेस्टस को? तो गाइस आप सभी साथी जानते हो कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है। बिल्कुल आप लोगों ने अगर उत्तर किया है लिनियस तो बिल्कुल सही किया है। जी हाँ, लिनियस आप लोगों का सही हो जाएगा। देखिए ये मैराथन क्लास है बायोलॉजी की, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, काफ़ी सारे इस टॉपिक से ओके जो एक ही बार में कवर कर लेंगे। जो पादप जगत का वर्गीकरण है उससे सारे के सारे क्वेश्चन। और 2013 से लेके 2023 तक के पीएनएसटी के जो भी क्वेश्चन पेपर है वो यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट के अनुसार बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो यहाँ पे ला लिया जाएगा आप लोगों के लिए, वो भी करवा दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर वालों से भी काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस और काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये यहाँ पे आप लोगों को करवा दिया जाएगा। ओके, इसलिए गाइज कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताइएगा आप लोगों को जो है मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन कैसे लग रहे हो। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन अगला। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है ये। आप लोगों का जो है 2023 में ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे द्विनाम पद्धति मतलब आ, देखिए द्विनाम पद्धति में आप लोगों का जो है नाम पद्धति है एक प्रकार की पादप जगत वर्गीकरण की। इसको जो है किसने दिया था? थियोफ्रेस्टस ने, लिनियस ने या इचीसन ने या एंगलर ने? चलिए आप लोगों ने भी अभी तक इसका उत्तर तो पढ़ ही लिया होगा और कर भी दिया होगा, तो बता दूं मैं, लिनियस ने किया है। एक तो आप लोगों को वर्गीकी का पितामह पूछे तब भी लिनियस करना है, और द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे तो तब भी आपको लिनियस करना है। ओके चलिए, बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के प्रस्तुत किया था? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? के को नहीं कर लो। भारतीय, जर्मन था, स्वीडिश था या ब्रिटिश था? तो ये ऑप्शन आप लोगों का देखिए, ये इतना आईएमपी तो नहीं है, फिर भी बता देते हैं। स्वीडिश जितने बन सकते हैं वो बताएंगे, जहाँ मोस्ट आईएमपी बोलेंगे उनको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पुष्पी पादपों को रखा गया है, किस में रखा गया है पुष्पी पादपों को? क्रिप्टोगेमस में, फेरो फेनोरोगेमस में या फिर ब्रायोफाइटस में या टेरिडोफाइटस में? तो देखिए यहाँ पे जो पुष्पी पादप है उनको कहाँ रखा जाता है? चलिए उत्तर कीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा फेनरोगेम्स। ओके, किस में? फेनरोगेम्स में रखा जाता है पुष्पी पादपों को। उस प्रकार देखिए सारे डाउट क्लियर कर देंगे। अभी बात किए थे पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है, बात कर लेते। अपुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है? तो जो इनको क्रिप्टोगेमस में या फेनरोगेमस में या ब्रायोफाइटस में या टेरिडोफाइटस में, तो चारों के बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके चलिए, तो देखिए अपुष्पी पादपों को हम क्रिप्टोगेमस में रखते हैं, पुष्पी पादपों को हम फेनरोगेमस में रखते हैं। ओके चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिप्टोगेमस हो जाएगा। अपुष्पी पादपों को रखा जाता है। वेल अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक बटन नहीं दबाया है प्यारे साथियों तो दबा दीजिएगा। क्यों? आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा भी कुछ बनता है आपसे लेने का। लाइक तो बनता ही है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हो तो।
ओके, अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? जीनस है, फैमिली है, या स्पेसीज है, या ऑर्डर है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई यहाँ पे देखिएगा। देखिए, अगर थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो आप डाटा की क्वालिटी आप लोगों की बढ़ा लीजिएगा। ओके, 260 में देख रहे हो तो 360 कर लीजिएगा, अच्छा दिखेगा आप लोगों को वीडियो। ओके, डाटा अच्छे काम में यूज़ कीजिए, बढ़िया। ओके, चलिए, तो ये प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो ये आप लोगों का हो जाएगा स्पेसीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाइड्रोफाइटस होते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बार बार आप लोगों को देखने को मिलता है। हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं? समुद्री जीव होते हैं, पादप रोग या जलीय पौधे या जड़ वियन। तो देखिए, हाइड्रो मतलब यहाँ पे हाइड्रो मतलब जल से संबंधित हो जाता है, तो इसका सही उत्तर आप लोगों का, देखिए रिलेट करना, क्वेश्चन को अपने उत्तर से रिलेट करना सीखोगे तो आप लोग जो है गलत नहीं करोगे। हाइड्रो मतलब जल है और जलीय पौधे से संबंधित है आप लोगों का हाइड्रोफाइटस, यानी ऐसे पौधे जो जल में उगाए जाते हैं उनको हाइड्रोफाइटस कहते हैं। आप याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी तो मैराथन है आप लोगों की, ठीक है। इतना सारा हम करवाएंगे, आप देखने की हिम्मत रखते हो या नहीं रखते हो वो देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं हम। चलिए, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है, चलिए एक बार फिर से, हाँ, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति, जाति तथा नाम, कुल तथा वंश, गण या कुल। तो इसका गाइस उत्तर क्या होगा? द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति। नोट डाउन कर लीजिएगा, वंश तथा जाति, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ओके, बहुत ही प्यारा सा। पादप जगत वर्गीकरण से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं ये यहाँ पे क्लियर कर देते हैं हम। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं अनावृत बीजी, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइटस या ब्रायोफाइटस। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं आप लोगों के? अनावृत बीजी। चलिए, जिन पौधों पर बीज नहीं बनते किंतु पुष्प नहीं लगते, बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, ऐसे कहलाते हैं अनावृत बीजी। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, लेम्बल ने, टेमिन ने या ल्यूवेनहाक ने? तो याद रखिएगा आप लोग, इसका सही उत्तर आप ही करने की कोशिश कीजिए। चलिए, अभी तक आपका कमेंट्स तो आ गया होगा। 1667 में जहाँ तक, ओके, ल्यूवेनहाक के द्वारा जीवाणु की खोज की थी। ओके, सन आप लोग देख लोगे, वैसे करेक्ट कर लोगे, बाकी ल्यूवेनहाक ने की थी, इसका सही उत्तर है ये आप लोगों का। ओके, ल्यूवेनहाक के द्वारा जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की गई थी। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखिए आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते, मतलब जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, या फिर अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर का, कि अधिकांश जीवाणु जो है विविध पोषी होते हैं, विविध पोषी, किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। ओके, कुछ स्वपोषी भी होते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, जीवाणुओं को पौधे माना गया है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि ये गति नहीं कर सकते हैं, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, ये सभी। तो देखिए, जीवाणुओं को पौधे क्यों माना गया है? इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। क्या? सेल वॉल होती है कठोर, जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जीवाणिक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणिक कोशिका में नहीं होता है मतलब
कोशिका भित्ति नहीं होती, सेलवाल या जीवद्रव्य नहीं होता, या फिर राइबोसोम नहीं होता, या सूत्रकणिका। तो वेल गाइस, ये इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। जीवाणुओं में सेलवाल पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है, जीवद्रव्य पाया जाता है, बट सूत्रकणिका नहीं पाई जाती है, सूत्रकणिका नहीं पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी होती है, गोल होती है, सर्पिल होती है, कौमा रूपी होती है। तो गाइस, इसका सही उत्तर आप लोगों को भी करना है मेरे साथ आप लोग बोलते चले जाइएगा, बोलते चले जाइए, तो आप लोगों को भी उत्तर याद होगा। ओके, चलिए एक बार बोल रहे, जिस चीज़ को बोल लेते हो ना उसको फिर भूल नहीं पाते हो आप लोग। ओके, आपको खुद ब खुद एग्जाम में याद आ जाएगा। चलिए, तो छड़ रूपी, कैसा? जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। चलेगा, मज़ा आ रहा हो क्वेश्चन में तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्यारे साथियों लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पीएनएसटी एनएम जेएनएम वाले सभी स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में आपका स्वागत करता हूँ मैं। आइए, बिल्कुल चलेगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं गोलाणु, वाइब्रियो, डंडाणु या स्पाइरिलो। तो देखिए स्पाइरिला या क्या कह रहा है, तो जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं उनको गोलाणु कहते हैं, कोच्ची। ओके जी, गोलाणु। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं। चलो देखते हैं हम लोग क्या है आगे। काफ़ी लंबा जाएगा वीडियो आप लोगों का, क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। ओके गाइस, चलिए, वैसे तो 2-3 पार्ट में ये वीडियो बन सकता था, लेकिन क्या है आप लोगों का सिलेबस भी कवर करवाना है, इसलिए आप लोगों के लिए जो है बड़े बड़े पार्ट्स भी लेके आ रहे हैं हम लोग, मैराथन टाइप के पार्ट, तो आप लोगों को पूरा देखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। एक गोल जीवाणु कहलाता है। देखिए छोटे छोटे जो गोल जीवाणु होते हैं, ओके, बैक्टीरिया होते हैं, ओके, उनको हम गोलाणु कह रहे थे। अब देखिए यहाँ पे एक गोल जीवाणु की, सिंगल गोल जीवाणु की बात कर रहा है वो, सिंगल गोल। ओके, तो उनको क्या कहते हैं हम? वाइब्रियो कहते हैं, या बेसिलस कहते हैं, या कोकस कहते हैं, या स्पाइरिला। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। सिंगल गोल जीवाणु को क्या कहेंगे हम? तो कोकस कहेंगे। ओके, सिंगल गोल जीवाणु को हम कोकस कहेंगे, याद रखिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो ये रहा आप लोगों के सामने। ये वाला जो क्वेश्चन है वो स्पष्ट नहीं दिखेगा, तो हम जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिएगा आप लोगों के। ये थोड़ा स्पष्ट इसकी क्लिक नहीं कर पाए थे। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। अब देखिए सर्पिल जीवाणु की बात कर रहा है, सर्पिल आकार जीवाणु की बात, तो उसको क्या कहते हैं? एक सर्पिल जीवाणु को, तो इसको बोलते हैं स्पाइरिलम। क्या बोलते हैं? स्पाइरिलम कहते हैं। ओके, एक गोल जीवाणु को कोकस कह रहे थे हम, एक गोल जीवाणु को कोकस कह रहे थे, और एक जो सर्पिल जीवाणु है उसको स्पाइरिलम कहते हैं। ओके, स्पाइरिलम, बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लीजिएगा बिल्कुल यहाँ पे आप लोग। चलिए, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक कवक में, लाइकेन में, जीवाणु में, हरे शैवाल में। तो ये जो है आप लोगों का जीवाणु में जो है अनुपस्थित होता है वास्तविक केंद्रक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल की बात कर रहा है, कवक की। अच्छा, शैवालों के अध्ययन को हमने चर्चा किए थे ब्रांचेस में, तो क्या कहा जाता है? तो ये आप लोगों का फाइकोलॉजी कहलाता है, और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। जीवाणु का क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोलॉजी। चलिए, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखते हैं हम। सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं निम्नलिखित में से, तो जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? श्वसन मूल, मध्यकाय, वर्निकी लवक, या जिनधर। तो देखिए पादप वाला जो पार्ट है आप लोगों का, उससे काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, सिलेबस भी आपका पादप से संबंधित है। तो चलिए, बायोलॉजी का वेल गाइस, इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा अच्छे से।
वर्निकी लवक होगा, ठीक है। पाश्चर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अभी तक पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने। ओके, दो चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं आप लोगों के इसलिए ला के रख देता हूँ ताकि आप भी पढ़ के तैयार रहो। पाश्चर प्रसिद्ध है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, शराब के किण्वन के लिए। तो जो पाश्चर है वो प्रसिद्ध है रोगों के जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिए आप लोग। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से सबसे छोटा जीव क्या है? वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन गाइस, इसको देख लीजिएगा आप लोग। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या यीस्ट। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता था कि निम्न में से सबसे छोटा जीव या जीवाणु कौन है, तो ये आप लोगों को याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा बैक्टीरिया है, सबसे छोटा बैक्टीरिया। ओके, माइकोप्लाज्मा नोट डाउन कर लीजिएगा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं। वेरी वेरी आईएमपी। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं विनाइट्रीकरण जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु या नाइट्रीकारी जीवाणु। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर कमेंट्स करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी। केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में, सभी लेग्यूमिनस पादपों में, किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, सभी पौधों में। तो वेल गाइस, इसका सही उत्तर देख लीजिएगा आप लोग। जो मूल ग्रंथिकाएँ हैं वो किस में पाई जाती है? कुछ लेग्यूमिनस पादपों में तथा कुछ अन्य पादपों में, ठीक है। कुछ लेग्यूमिनस पादपों में और कुछ अन्य पौधों में भी, ठीक है। चलिए, ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन के सीरियल आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन बिल्कुल हम करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन कलेक्ट किया है मैंने, तो वो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। चलिए, अधिक नमक वाले उत्तर सही रहेगा, बस ये आप याद रखिए, और क्वेश्चन सही रहेगा। ओके, सीरियल नंबर पे मत जाइएगा आप लोग कि 26 आगे है 25 पीछे है। चलिए, अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। हाँ, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि आपने देखा होगा आपके जो अचार है वो काफ़ी, आप घरों में अचार बनाते हो तो काफ़ी लंबे समय तक वो सुरक्षित रहता है। ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, देखिए ऑप्शन आप लोगों के सामने। ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। तो अचार में जो है बैक्टीरिया मर जाते हैं, हमको पता नहीं लगता, हम खाते बढ़िया चाव से खाते हैं और अच्छा भी लगता है, ठीक है। चलिए, अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। इसका रीजन देखते हैं। लवण जनन का संदमन करता है, जीवाणु को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते। ऐसा क्यों होता है? ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं। ओके, ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। बढ़ते हैं आगे। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु, देखिए आपके शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा, चलो, कैरिनोबैक्टीरियम, एसररिसिया कोलाई या वाइब्रियो कोलेरी या फिर बेसिलस एंथ्रेसिस। ओके, तो चलिए, काफ़ी इस बायोलॉजी की लैंग्वेज में आप लोगों को दिक्कत जा रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से बोलिएगा, समझ जाएंगे हम। देखो, कैरिनोबैक्टीरियम, एसरिसिया कोलाई और वाइब्रियो कोलेरी और बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? मानव की आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु है एसररिसिया कोलाई है, एसररिसिया कोलाई है, ये याद रखिएगा। चलिए, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, कौन उत्पन्न करता है तपेदिक? टीबी, तपेदिक रोग। तो ये जो है माइकोबैक्टीरियम को याद रख लीजिएगा। तपेदिक रोग जो उत्पन्न करता है वो है माइकोबैक्टीरियम। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, चलिएगा। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा,
क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा या साल्मोनेला टाइफोसिस द्वारा या बेसिलस एंथ्रेसिस द्वारा? किसके द्वारा उत्पन्न होती भोजन की विषाक्तता? चलिए तो ये याद रखिए, इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन देखिए, पादप जगत वर्गीकरण चल रहा है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे? कवकों से, जीवाणुओं से, विषाणुओं से, आवृतबीजियों से। तो याद रखना आप लोग प्यारे साथियों, जो एंटीबायोटिक्स है वो हमको जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। किससे? बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? चलिए, 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? इसका आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, 40 बनेंगे, 64 बनेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल जो है सहायक है? तो चावल, गेहूँ, फली या मकई? तो इसका उत्तर हो जाएगा फली। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने गाइस, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना है। ठीक है। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया? देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? आईएमपी प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन। तो चाय की क्यूरिंग में जो है बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, बैक्टीरिया का। चलिए गाइस बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलिए तो ये रहा आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? राइबोजोबियम या एजोबैक्टर, एनाबिना या फिर एसिटोबैक्टर? तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन प्यारे साथियों। एनाबिना नाम का जो आप लोगों का जीवाणु है वो क्या काम करता है? मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाता है। ये जो मुक्त जीवी है एनाबिना, ये मुक्त जीवी जीवाणु क्या काम करता है? मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने का काम करता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन रहा आप लोगों के सामने, अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। चलिए, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जीवाणु को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम कर, एंजाइम क्रिया को नष्ट कर, अखाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो कैसे करता है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद कैसे करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके मदद करता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट आईएमपी, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, बेसिलस, ल्यूकोनोस्टक या लैक्टोबैसिलस? तो याद रखिएगा आप लोग, ये जो आप लोगों का है सूक्ष्मजीव, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दही जमाने में ये जो है वो प्रयोग किया जाता है, लैक्टोबैसिलस। आगे बढ़ेंगे तो आगे है आप लोगों का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा, चलिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ के कारण, बैक्टीरिया या वायरस या निमेटोड के कारण? तो आप लोगों के दूध में जो है बैक्टीरिया जल्दी से लग जाता है और ये दूध जो है खट्टा हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं आगे।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर हम। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है गाइस, देखिए। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध के दही के रूप में जमने का तो अभी मैंने बात किया था, आपको बताया था वो किस सूक्ष्मजीव के कारण जमता है दूध दही के रूप में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, लेक्टोबेसिलस कह के आप लोगों का जो है जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो इसी के कारण दूध दही के रूप में जमता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो ये राइजोबियम है आप लोगों का। ये जो राइजोबियम है ना, ये आपकी फसलों के नीचे जड़ों में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिएगा, पढ़िए। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? या एक्चुअली में देखिए, जब भी, हाँ, ये आप लोगों का क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा। चलिए, वायरस की खोज किसने की थी? ओके, स्टॉकमैन ने, इवानोवस्की ने, स्टेनले ने या स्मिथ ने, किसने की थी? चलिए प्यारे साथियों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? स्टॉकमैन ने, इवानोवस्की ने, स्टेनले ने या स्मिथ ने? तो याद रखिएगा आप लोग, ये जो सर्वप्रथम वायरस की खोज की गई थी वो आप लोगों का जो है इवानोवस्की के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों का इवानोवस्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवानोवस्की हो जाएगा। वायरस की खोज, विषाणु की खोज सर्वप्रथम उन्होंने की थी। विषाणु माने जाते हैं, क्या माने जाते? सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ। सजीव और निर्जीव के कुछ बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप है। सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो ये याद रखिएगा आप लोग, जो विषाणु होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप है। ओके, मतलब सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के हो सकते हैं आप लोगों के बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं? शैवाल में, विषाणु में, लाइकेन में या फिर जीवाणु में? तो याद रखिएगा, वायरस में जो है आप लोगों के एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, बताया था मैंने काफ़ी लंबा यहाँ पे ये आप लोगों का होने वाला है क्लास, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये पादप आप लोगों का जो है क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। TMV शब्द संबंधित है, TMV शब्द संबंधित है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ये विषाणु से संबंधित है। तो ये देखिए, टोम्बेको मोज़ेक वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, इवानोवस्की के द्वारा इसी पे वायरस की खोज की गई थी। ओके, टोम्बेको मोज़ेक वायरस, ओके, तंबाकू की पत्तियों पे ही की गई थी। ओके, बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। तो देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया में जो है व्यक्ति को जल से डर लगता है। किससे? जल का डर लगता है हाइड्रोफोबिया वाले व्यक्ति को। तो ये किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु या प्रोटोजोआ। ऐसा क्यों होता है? वायरस के कारण होता है। ठीक है, वायरस के कारण होता है हाइड्रोफोबिया रोग, याद रखिएगा।
हाइड्रोफोबिया रोग। ओके, इसमें रोगी क्या है, जल से डरता है। ओके, हाइड्रोफोबिया रोग। बढ़ते हैं आगे। चलिए, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। चलिए, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। क्या है क्वेश्चन, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो ये किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर ने खोज किसकी की थी, टीबी के टीके की, एड्स के, या पोलियो का टीका, या फिर चेचक का टीका। तो ये अभी बताया था मैंने आप लोगों को, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, चेचक के टीके की। ठीक है, याद रखिए। पोलियो का टीका किसने, रोनाल्ड रॉस ने बनाया था, जहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आप लोगों को मिल भी सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विषाणु वृद्धि करता है। चलिए देखते हैं हम लोग, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। विषाणु विषाणु वृद्धि करता है मृत शरीर में, पानी में, जीवित कोशिकाओं में, या चीनी के विलयन में। तो जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है आप लोगों का विषाणु। अगला क्वेश्चन है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, इसलिए विषाणुओं को निर्जीव माना जाता है। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं कवकों में, विषाणुओं में, या स्लाइम में, मोल्डस में, या इनमें से। चलिए, किसमें एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो ये विषाणुओं में। अभी हमने फिर से चर्चा, दोबारा क्वेश्चन आया ये, एड्स का कारण क्या है, T4 लिम्फोसाइट की कमी, उच्च रक्तदाब या राइबोफ्लेविन की कमी, या जीवाणु संक्रमण। तो जो आपका एड्स रोग है उसका कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी होती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। HIV क्षय रोग है, आंतक है, कैंसर है, या एड्स है। तो HIV जो आप लोगों का है उसके द्वारा कौन सा एड्स रोग होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। बढ़ेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आप लोग। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ है, एक स्ट्रैंडेड RNA, द्विक स्ट्रैंडेड RNA, या एक स्ट्रैंडेड वृत्तीय DNA, या द्विक स्ट्रैंडेड DNA। तो गाइस देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये आप लोगों का होगा क्या, चलिए इसका उत्तर यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा गाइस। तो अच्छा, एड्स का यहाँ पे फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा था मैंने, क्या होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, याद रखिएगा। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा एक स्ट्रैंडेड RNA होता है। ओके, आनुवंशिक पदार्थ, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ एक स्ट्रैंडेड RNA होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का क्या है, एड्स का कारण क्या है, बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, या अमीबा। तो ये आप लोगों का क्या है, वायरस है, वायरस के कारण होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इबोला क्या है, इबोला कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, या वायरस। तो इबोला एक वायरस है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो एड्स फैलता है हाथ मिलाने से, कीटों से, श्वास संपर्क से, या शारीरिक संपर्क से। तो ये आप लोगों का हो जाएगा शारीरिक संपर्क से, इसका उत्तर याद रखिएगा आप लोग। चलिए
चलिए तो गैस इसका सही उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, शारीरिक संपर्क से फैलता है आपका एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे साथियों। तो ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विषाणु में क्या होता है। विषाणु में क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो विषाणु में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सार्स क्या है, सार्स क्या है, संगठन है, युद्धपोत है, विषाणु जनित रोग है या संचार प्रणाली। तो सार्स देखिए आप लोगों का क्या है, विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता था आपका कि ये इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता था, तो आप लोग पता कीजिएगा इसका फुल फॉर्म। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा जो है आप लोगों का विषाणु के कारण होता है, याद रखोगे। खसरा बीमारी है और ये विषाणु से होने वाली बीमारी है। विषाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है उसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया या हैजा। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा ओके क्वेश्चन। तो चलिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, मलेरिया। ओके, मलेरिया आप लोगों का वायरस के कारण होता है, याद रखना। बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है। तो ये आप लोगों का विषाणु के कारण होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा, वो आलू में मोजेक रोग, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है। तो ये भी आप लोगों का वायरस है। अभी देखिए शैवाल विज्ञान, शैवाल विज्ञान मतलब एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है। एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे शैवालों का करते हैं। और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है ये भी बता देता हूँ मैं। तो इसके अध्ययन को शैवालों के फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, ठीक है जी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। शैवालों की कोशिका भित्ति, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और स्किप तो बिल्कुल ना कीजिए। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो याद रखिए शैवालों की सेलुलोज से बनी होती है। किससे, सेलुलोज से बनी होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। तो देखिए हाइड्रा जो होता है समुद्रों में पाया जाता है हाइड्रा, और इसकी जो स्त्रावी कोशिका है इसमें जो है कौन सी सहजीवी शैवाल होती है, कौन सी एल्गी होती है ये पूछा है। तो यूक्लोरेला, नाम याद रखिएगा, यूक्लोरेला जो है सहजीवी शैवाल है, हाइड्रा में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे सरगासो, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा है, कौकों के कारण, शैवालों के कारण, आवृतबीजियों के कारण या ब्रायोफाइटा। तो ये पड़ा है शैवालों के कारण। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे आप लोगों का देखिएगा, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है हमको। तो चिलगोजा जो है पाइनस से प्राप्त होता है, ठीक है। साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो ये आपका साइकस से बनाया जाता है, ठीक है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, साइकस, जूनिपेरस, इफेड्रा या पाइनस। तो ये इफेड्रा से प्राप्त होती है, किससे, इफेड्रा से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिएगा यहाँ पे, विषाणु क्या है। विषाणु क्या है, कोषीय, एक अकोशिकीय, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। तो ये आप लोगों का अकोशीय है। कैसा है, अकोशीय है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है। तो ये क्या है आप लोगों का, जीवाणु की विकृति है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है, ये आप लोगों का क्या है, जीवाणु की विकृति कहलाती है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ओके
निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न। तो ये जो लाइकेन है आप लोगों का, इसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रदूषण संकेतक पौधे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे रहा आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम को, एजोला को, यूरिया को, पोटेशियम को। तो देखिए जैविक खाद की बात किया है इन्होंने, तो एजोला को यूज़ किया जाता है जैविक खाद के रूप में, ठीक है, एजोला। ओके, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नीला हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल जो है जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो ये आप लोगों का कहलाता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म वर्ग है जिसमें पौधे पे बीज बनता, पौधों में बीज तो बनता है परंतु बीज में जो है ऊपर से कोई भी कवर नहीं रहता है। ओके, कोई भी कवर नहीं रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है? संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है टेरिडोफाइटस से, जिम्नोस्पर्म से, द्विबीजपत्रियों से, एकबीजपत्रियों। तो ये जिम्नोस्पर्म वर्ग में आते हैं संसार के सबसे लंबे पौधे। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो ये आप लोगों का चिलगोजा को कहा जाता है, ठीक है, चिलगोजा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोलेराइड जड़ें किसमें पाई जाती है? कोलेराइड जड़ें किसमें पाई जाती है? चीड़ के वृक्ष में, लाइकोपोडियम में, या साइकस में, या फिर ड्रायोप्टोरिस में। तो ये आप लोगों का साइकस में पाया जाता है क्या? कोलेराइड जड़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। बताना है आप लोगों को, सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? तो देखिए सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? साइकस में होता है, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन शायद और फिर से रिपीट हो गया। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस से होता है, याद रखिएगा। चलिए, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? तो जलीय फर्न जो है जिसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है वो है एजोला, ठीक है। क्या है? एजोला है, इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते? तो ये जो है सिलेजिनेला नाम का पौधा है, इसको हम रखते हैं, ओके, सजावट के लिए मेजों पर रखते हैं। इसमें पुनर्जीवन का गुण पाया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो काफ़ी लंबा यहाँ पे सेशन होने वाला है आप लोगों का। तो देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं? तो ये जो है लाइकोपोडियम बीजाणु दवा के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये आप लोगों का एजोला है, ओके, एजोला को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं?